बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की पहली रात हम एक दूसरे को देख के बड़ी देर हंसते रहे कि ये हमने क्या कर दिया, लेकिन उन कहकहों के पीछे की फ़िक्रें हम दोनों के चेहरों से आया थीं। चूँकि शादी जल्दबाजी और ख़ानदान वालों की नाराज़गी में हुई थी, सो मुँह दिखाए के पैसे मेरे पास नहीं थे। एक दोस्त से उधार लेके सोने की एक हल्की सी अंगूठी उसे दी, जिसे उसने ये कहकर वापस कर दिया कि मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ़ हूँ, जिन हालात में शादी हुई है उससे भी वाकिफ़ हूँ, सो जब ख़ुद ला सकोगे तब लूँगी। मैंने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए पूछा कि अच्छा बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैं किसी दिन वो ज़रूर पूरी करूँगा। तो उसने कुछ तअम्मुल के बाद कहा कि ज़िंदगी में दो ही ख्वाहिशात के लिए खुदा ताला के सामने गिड़गिड़ाई हूँ। एक अपना घर हो, चाहे बहुत छोटा सा हो लेकिन अपना हो, और दूसरा मेरे सामने है। हम दोनों ने एक दूसरे को मुंह देखा और मुस्कुराने लगे। पसंद की शादी पे औरत पहले अपने घर वालों से बातें सुनती है, बाद में ससुराल से। वो सारी कश्तियाँ जला के आई थी, सो उसने ज़ुबान सी ली। अब अगली ज़िम्मेदारी मेरी थी। एक दोस्त के तवस्सुत से लाहौर एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई, लेकिन मैं कभी अपने शहर से निकला नहीं था। सो एक अनजान शहर में जाने के लिए मुझे थोड़ा सरमाया दरकार था। अब्बू से मुझे 10,000 मिले। अगले हफ्ते की टिकट थी। रात को मैं हिसाबों में मसरूफ़ था तो वह मेरे सामने आई। उसने अपने ज़ोर से बंद मुट्ठी खोली और मेरे सामने कर दी। मैंने कहा, तुम फ़िक्र ना करो, मेरे पास पैसे हैं, ये तुम अपने पास रख लो। यार, मुझसे झूठ ना बोला करो, मुझे पता है कि नहीं है। मैं खामोश हो गया क्योंकि पैसों की ज़रूरत मुझे ज़्यादा थी। वो मेरे पास बैठ गई और किसी मास्टर प्लानर की तरह मुझे समझाने लगी। मैंने एक प्लान सोचा है। क्या तुम्हारी गंदम गांव से आती है ना? हाँ, तुम ऐसा करो, इन पैसों की गंदम ले लो, घर के लिए भी लेनी है, गांव से तुम्हें सस्ती मिल जाएगी। मेरी एक दोस्त है, उससे बात की है मैंने, उसको ज़रूरत है। तुम यहाँ से उठा के वहाँ दे देना, कुछ पैसे बच जाएंगे। वो बड़ी एक्साइटमेंट से मुझे एक बिज़नेस प्लान समझा रही थी। मैं उसकी मासूमियत पे मुस्कुराया, लेकिन प्लान बुरा नहीं था। ये प्लान कामयाब रहा। ये प्लान हमने घर वालों से मख्फी रखा। पैसे लेके जब मैं घर आया तो रात को हम छोटे बच्चों की तरह पैसे गिन रहे थे, जैसे बच्चे गला तोड़ने के बाद गिनते हैं, हालांकि इनको पूरा हिसाब होता है। हमें फ़ी मन 350 के हिसाब से 6,300 रुपये मुनाफा हुआ। ये हमारा पहला कामयाब बिज़नेस था। 2,000 मैंने इसके मना करने के बावजूद उस पे हाथ पे रखा, क्योंकि उसूली तौर पे ये उसी की कमाई थी। अगले हफ्ते में उसे छोड़ के लाहौर गया। लाहौर मेरे लिए अनजान था। कुछ दिन दोस्त के घर रहा। बाद में जब अपनी रिहाइश ढूंढनी पड़ी तो दाल रोटी का भाव पता चलने लगा। रिहाइश और माहाना ख़र्चों का हिसाब लगाया तो ये मेरी सोच से ज़्यादा था। पीछे मेरी एक मुंतज़िर बीवी भी थी और एक तनख्वाह में मुझे मेरा गुजारा होता हुआ मुश्किल नज़र आ रहा था। पता नहीं ये उसकी मोहब्बत थी या एहसास ज़िम्मेदारी। मैंने तहैया किया कि कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। अगर उसे मुझ पे भरोसा है तो उसका भरोसा टूटने नहीं दूँगा। मैंने अपने कॉल सेंटर के करीब काम ढूंढना शुरू किया। वहाँ एक रेस्तोरां में मुझे नौकरी मिल गई। अब सुबह 7 से शाम 5 में कॉल सेंटर में था। वहाँ से आके सो जाता और रात 12 से सुबह 6 नाइट शिफ्ट पे रेस्तोरां। वहाँ से मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाता था, जिससे मेरा काफ़ी ख़र्चा बच जाता। कॉल सेंटर की तनख्वाह 15,000 थी, जो कमीशन मिला के 25,000 26,000 बन जाता था, और रेस्तोरां वाले मुझे 8,000 देते थे। इस इजाफी काम का मैंने घर में नहीं बताया था, वरना मेरी बीवी मुझे कभी ना करने देती।
महीने बाद घर गया तो 12,000 उसके हाथ पे रख दिए। उसने चमकती आंखों के साथ 3 दफ़ा गिनती की, फिर इन्हें 2 दफ़ा चूमा और नमनाक आंखों के साथ अपने अटैची केस में अपना हक समझ के रख लिए। इसकी वो खुशी मेरे लिए कायनात की सबसे महबूब शय थी। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मेरे वहाँ के हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे। उसने भी बुर्दबारी की इंतहा करते हुए ख़ुद ही मना कर दिया। इसकी दुआएं थीं या उसका रिस्क। 2 माह में मुझे एक फ़र्म में नौकरी मिल गई। यहाँ मेरी तनख्वाह 40,000 थी, जो मेरी सोच और ज़रूरियात के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। मेहनत की आदत तो मुझे पहले से ही थी। सो फारिग वक्त में मैंने एक पैकिंग कंपनी में नाइट शिफ्ट पे नौकरी कर ली। ये काम रेस्तोरां से काफ़ी बेहतर और साफ़ सुथरा था और तनख्वाह भी मुनासिब थी। इस नौकरी का मैंने उसे नहीं बताया कि उसको सरप्राइज़ दूंगा। इस दफ़ा मैं 2 माह बाद घर गया। उसकी सालगिरह थी और घर वालों के सामने हम इंतहा के मेसने थे, उनको कुछ नहीं बताते थे। सालगिरह पे एक छोटा सा केक हम 7 लोगों में तकसीम हुआ। रात को जब हम कमरे में अकेले हुए तो उसे एक डब्बा पकड़ा दिया। उसने खुशी और हैरत से इसे उलट पुलट कर देखा और पूछा कि इसमें क्या है। मैंने कहा कि खुद ही देख लो। ओह अच्छा, मेरे पास भी कुछ है। मैंने हैरत से पूछा, वाकई? क्या है? उसने अपने अटैची केस से एक छोटा सा डब्बा निकाल के मुझे दे दिया। पहले उसने अपना डब्बा खोला तो खुशी के मारे उसकी हल्की सी चीख निकल गई। ये एक एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन था। उसको फ़ोटोग्राफ़ी और ब्रांड्स सर्च करने का ख़बर था, जिसको वो दोस्तों के मोबाइल से कभी कभार पूरा कर लेती थी। उसने जल्दी जल्दी इसे निकाला, ऑन किया और कहा, लेट्स टेक अ सेल्फ़ी। यह हमारी एक साथ पहली बाकायदा फ़ोटो थी। अब मेरी बारी थी। मैंने गिफ्ट खोलना शुरू किया। ये चेस्को की एक स्पोर्ट्स वॉच थी। इसे मेरी ख्वाहिशात का बखूबी इल्म था। ये काफ़ी महंगी थी, जिसकी मैंने ज़िंदगी में हमेशा बस ख्वाहिश की थी। इसके पैसे इसने अपने ख़र्चे में से कैसे बचाए थे, वो मेरी समझ से बाहर था। उसके तोहफ़े के आगे मेरा तोहफ़ा शर्मिंदा हो रहा था। उस रात हमने अपने तहाइफ़ को खूब इंजॉय किया। औरतें घरदारी के मामले में बहुत दूर अंदेश होती हैं। वो अपने हमसफ़र के साथ बच्चों के नाम, हता के होने वाले घर के पर्दों और चादरों के डिज़ाइन तक शादी से पहले सोच लेती हैं। हमने शादी की पहली रात ये वादा किया था कि औलाद की तरफ तब जाएंगे जब उनको ख़ुद से बेहतर ज़िंदगी दे सकें। हमारी अगली कोशिश अपने घर के लिए थी, जिसके लिए हम दोनों एक दूसरे से छुप के कोशिश कर रहे थे। उसने भी एक प्राइवेट स्कूल ऑक्सफोर्ड में टीचिंग शुरू कर दी और घर में भी कुछ बच्चे पढ़ने आ जाते थे। घर में इस मामले को लेके कभी कभी गर्मा गर्मी भी हो जाती थी कि बहनें जवान हो रही हैं, उनका तुम्हें ख्याल नहीं। गो के मैं घर में थोड़ा ख़र्चा दे देता था, लेकिन सास बहू की वही अज़ली लड़ाई कि सारा ख़र्चा हमारे हाथ में हो। सारा ने इस हवाले से कभी घर में बहस नहीं की थी। वो अपनी तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा ख़ुद ही अम्मी को दे देती थी। इसका भी हल हमने ऐसे निकाला कि एक दिन मैं घर आया हुआ था। मैंने प्लान के मुताबिक जानबूझ के इस बात पे खूब लड़ाई की कि सारा ख़र्चा घर नहीं देगी। वो जवान है, नई ब्याही है, सो इसकी अपनी भी ज़रूरियात हैं। वालदा गरज बरस के चुप हो गई। जब सारा की तनख्वाह आई तो उसने ख़ुद ही वालदा को थोड़े पैसे दे दिए कि वो तो कहते हैं माँ ज़ेर हो गई कि कैसी फर्माबरदार बहू है, जबकि ये प्लान भी बहू का था। 2 साल बाद आखिर वो दिन आ गया जिसके लिए उसने सारी ज़िंदगी ख्वाहिश और मैंने मेहनत की थी। ये भी उसका बर्थडे सरप्राइज़ था। शहर के एक पोश इलाके में 4.5 मरले का एक प्लाट। उसको जब मैंने बताया कि ये तुम्हारा है तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे सामने वो धाड़े मार मार के रोई, जैसे ये सब आंसू उसने इसी दिन के लिए बचा रखे थे। हम काफ़ी देर खाली प्लाट में मिट्टी पे एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे।
वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी एक उंगली ज़मीन पे घसीटती और किसी बच्चे की तरह लिख के दोहराती, मेरी मलकियत। ज़िंदगी अब ट्रैक पे आ चुकी थी। जिस दिन मुझे उसकी प्रेगनेंसी का पता चला, उस दिन मैं पागलों की तरह खुश था। हमने घर का काम, बच्चों के कपड़े और पता नहीं क्या क्या प्लान करना शुरू कर दिया। एक रात उसकी तबीयत मामूल से ज़्यादा ख़राब हुई। मैं अपनी ज़िंदगी में सारा को लेके कभी नहीं डरा, उस वक्त भी नहीं जब पूरे ख़ानदान के सामने अकेला खड़ा था। लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसकी इस हालत ने मेरी रूह निचोड़ के रख दी। मैं उसे लेके अस्पताल भागा। मेरी हालत ये थी कि शर्ट पहनी थी जिसके बटन नहीं थे और मैं नंगे पैर अस्पताल में उसको उठा के भाग रहा था। उसकी हालत ख़राब थी। डॉक्टरों ने एक ज़िंदगी बचाने का ऑप्शन दिया था जिसका जवाब वाज़ेह था। मैं वार्ड के बाहर फ़र्श पे घुटनों के बल बैठा अल्लाह ताला से उसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। लेकिन खुदा ताला को कुछ और मंजूर था। उसने सारा के लिए बेहतर घर चुन रखा था। वो एक बेटी का तोहफ़ा दे के मुझे दगा दे गई। उसका तोहफ़ा हमेशा की तरह मेरे सारे तहाइफ पे भारी था। आज भी मैं जब अपनी बेटी को इस पोश इलाके में एक खूबसूरत प्लाट के पास उसकी माँ से मिलवाने ले जाता हूँ तो वो मुझसे अक्सर पूछती है कि बाबा मामा यहाँ सबसे अलग क्यों रहती हैं। मैं उसे हमेशा टाल देता हूँ। मैं उसे किस तरह बताऊँ कि ये इसी का घर है, उसी की मलकियत है, जिस पे इसके अलावा किसी का हक़ नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।